तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के एडीक्यूटी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है वो आज हम करने जा रहे हैं, जो कि 2024 में जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रणवानी घेर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में आपका घबराहट भी कम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गुजरात स्टेट। इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात स्टेट। रणवानी घेर गुजरात के छोटे उदयपुर, वडोदरा और पंचमहल जिले में रहने वाले रणवा जनजाति द्वारा एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के त्योहार, जिसमें कावांत उत्सव भी कहा जाता है, के दौरान करा जाता है। अन्य अन्य डांसेस की बात कर ले तो दोस्तों, गुजरात का गरबा डांस भी काफ़ी फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। डांडिया रास हो गया, जैसे कि भवाई हो गया दोस्तों, टिपानी हो गया, ये टीपनी भी से बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कुनमी नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कुनबी। कुनबी गोवा का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। कुनबी जो है गोवा राज्य से रिलेटेड है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों गोवा राज्य। कुनबी गोवा राज्य से रिलेटेड है, एक पारंपरिक नृत्य है और सबसे पुराना और आदिवासी लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य मुख्य रूप से गोवा की कुनबी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। गोवा के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्यों की बात कर ले तो दोस्तों, फुगड़ी हो गया, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ढालो हो गया, देखनी हो गया, कुनबी हो गया, ये डांसेस है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नोवेल लेडीज टेलर्स के लेखक कौन है? तो आप एक बार करने की कोशिश करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों प्रिया हाजले। प्रिया हाजले जी इसके लेखक है दोस्तों। सही इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रिया हैजला है। विषय थीम, यह कहानी 1947 में भारतीय, जो ये कहानी इन्होंने लिखी है, ये 1947 में भारतीय पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उन शरणार्थियों को संघर्ष और अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने का प्रयास को दर्शाती है, जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ा था। जैसे कि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो व्यक्ति यहाँ रहते थे और जो पाकिस्तान के उस बार सीमा पे रहते थे, तो उन्हें अपना घर परिवार सब छोड़ के यहाँ शरणार्थियों के बारे में जिक्र करते हैं कि उन्होंने कैसी अपनी जीविका यहाँ आके चालू करी, और जो यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के थे और वहाँ जाके उन्होंने अपनी जीविका कैसे चालू करी, इस बारे में वर्णन करती है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला का मुख्य रूप से किस शैली को प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बौद्ध वास्तुकला शैली को, जो मुख्य रूप से बौद्ध वास्तुकला शैली को स्थापित करती है। यह पिरामिडल 4 मंजिल इमारत होती है दोस्तों, हवा महल भी कहा जाता है इसे। 176 नक्काशीदार खंभे और इसकी संरचना इंडो इस्लामिक वास्तुकला के मिश्रण के, जो हिंदू और बौद्ध शैली के से गहरे रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक सेकंड। 1969 में 14 निजी बैंकों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण से पहले भारत के एकमात्र राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिफोर द लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स इन 1969 विच वाज द ओनली नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। बात कर लें भारतीय स्टेट बैंक की, तो सबसे पहले जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये डेट 1969 में
14 बैंकों का नेशनलाइज कराया गया था फर्स्ट टाइम। एंड नेक्स्ट, और बड़े पैमाने पर कराया गया था दोस्तों 19 जुलाई, जो कि 19 जुलाई 1969 को शुरुआत हुई थी। पहले भारत में एकमात्र राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जिसे भारतीय स्टेट बैंक कहा जाता था, एसबीआई। इसकी शुरुआत दोस्तों एसबीआई की बात कर लें तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण और पुनर्गठन के बाद बनाया गया था। तो दोस्तों पहले एसबीआई का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल दिल्ली में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा, मुख्य विवरण। हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व इलाके में स्थित है। यह प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि 1993 में 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति की में शामिल कराया गया था दोस्तों। हवा महल, जयपुर के हवा महल की बात कर लें तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई जय सिंह प्रताप द्वारा कराया गया था। और आगरा खां पैलेस की बात कर ले दोस्तों तो ये पुणे में स्थित है। यह महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की नजरबंदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मटर का पौधा किसी पेड़ या अन्य सहारे पर किसके माध्यम से चढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ट्रेंडिल्स, प्रातन की सहायता से चढ़ता है दोस्तों। यह मुख्य बिंदु मटर का एक पौधा कमजोर तने वाले पर्वतरोही क्लिम्बर होते हैं दोस्तों। मटर के पौधे पत्तियों या पत्तियों के कुछ भागों में धागे जैसी संरचना बदल जाता है, जिन्हें ही प्रातन या ट्रेडिल कहा जाता है दोस्तों। आप समझ चुके होंगे ट्रेडिल क्या होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 297 ईसा पूर्व बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? हु वाज सक्सीडेड चंद्रगुप्त अब मौर्य टू द मौर्यन थ्रोन इन 297 बीसी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बिंदुसार जी। बिंदुसार जी को चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनकी राजगद्दी पर बैठाया गया था। बिंदुसार, इसका सही आंसर है दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार लगभग 257 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। उन्होंने अमित्रघात की उपाधि धारण की, जो कि शत्रुओं को नाश करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अमित्रघात की उपाधि किसे धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिंदुसार ने। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को न केवल संभाला बल्कि दक्षिण भारत में भी इसका विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। दोस्तों भी हाल ही में 2025 में महाकुंभ का आयोजन कराया गया था दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कुंभ मेला विश्व में 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। उज्जैन हमारा एमपी में, हरिद्वार हमारा उत्तराखंड में, प्रयागराज हमारा यूपी में और नासिक हमारा महाराष्ट्र में। ये हर 12 साल में आयोजित किया जाता है दोस्तों। प्रयागराज का मुख्य महाकुंभ हर 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। हालांकि 12 कुंभ में से अर्थात 144 वर्ष पूरे होने पर 144 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2025 का महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष से गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर किया जाता है दोस्तों, जो भी इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर कराया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अमरबल, कैक्टसा और किलनी कीचड़ी किस प्रकार के जीवों के उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पैरासाइट। ये पैरासाइट के उदाहरण है दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों पैरासाइट है। पैरासाइट वह जीव होते हैं जो पोषण के लिए किसी अन्य जीवित जीव
जिसे पोषक या होस्ट कहा जाता है, पर निर्भर रहते हैं। यह पोषक को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसे तुरंत मरम्मत नहीं मारते नहीं है। अमरबेल एक पादप परजीवी है, प्लांट पैरासाइट है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। यह दूसरे पेड़ों पर लिपट जाता है और अपनी विशेष जड़ों के माध्यम से उस पेड़ को तैयार भोजन सोख लेता है। किल्लन किचड़ी जंत परिजीवी एनिमल पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 6 मई अप्रैल से सितंबर तक भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य, जिसे इंडिया की इकोनॉमिक सिटी भी इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई, इसकी एवरेज। यही इसकी क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर मानी जाती है। भूमध्य रेखा से, जैसे कि यहाँ से मान ले ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है हमारी। इसकी जो इक्वेटर होती है, बीच वाली रेखा, इसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है दोस्तों। ये यहाँ से तो दूरी 18 किलोमीटर की होती है क्षोभमंडल की रेखा, और यहाँ पे जो पोलों पे होती है वो 8 किलोमीटर होती है दोस्तों। इसी का एवरेज हम काउंट कर लेते हैं। तो एवरेज काउंट करने के लिए हम दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि 26, और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 यूनिट जोड़ी तो 2 से डिवाइड करके 13 किलोमीटर इसकी एवरेज आ जाती है दोस्तों। ध्रुव पर कम 8 किलोमीटर। लगभग सभी मौसमी घटनाएं बादल वर्षा इसी परत में होती हैं। जैसे कि दोस्तों बादल की गर्जन होना, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, पहले मैं PYQs में करा के आ चुका हूँ। आप जाके PYQ SSC GD की PYQ सीरीज कंप्लीट कर लीजिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी सारी घटनाएं होती है, बादल वर्षा बारिश होना या मौसमी जो कितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब क्षोभमंडल के अंदर ही होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ का बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। 1882 में प्रकाशित हुआ 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। वंदे मातरम को गाने में दोस्तों 65 सेकंड का वक्त लगता है। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और राष्ट्रीय गान को गाने में दोस्तों 52 सेकंड का वक्त लगता है दोस्तों। आप ये भी याद कर लें, वंदे मातरम को गाने में और राष्ट्रीय गीत हमारा जो कि जनगण मन है, उसे गाने में 52 सेकंड का वक्त लगता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के अनुसार मेम्ब्रेन किस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तनी हुई झिल्ली वाले यंत्र, या अनवरत वाद्य भी इसे कहते हैं दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट विद अ स्ट्रेचड मेम्ब्रेन। इसका सही उत्तर तने हुए झिल्ली वाले यंत्र अनवरत वाद्य है। तो दोस्तों जैसे कि ढोल हो गया, जिसके अंदर हम ऐसी चमड़ी का यूज़ करते हैं और उसे बजाने से आवाज़ें निकलती हैं उसे, जैसे कि ढोलक पे लगा हुआ चमड़ा, या तबला, या डमरू, या नगाड़ा, बंगरू, उसे अनवरत वाद्य कहते हैं दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो ध्वनि उत्पादन के आधार पर तत्व, सुश्री, आप देख सकते हैं तत् से अभिप्राय दोस्तों, जो कि तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें तार बजा के स्वर को निकाला जाता है, और सुश्री बात जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी। और तत्व में हमारा जैसे गिटार हो गया। अनवरत हमने अभी पढ़ा था जैसे चमड़े, और ठोस होते हैं जैसे कि जो मटका हो गया, जैसे कि ठोस जो चीज़ें होती है उसमें से साउंड क्रिएट होते हैं दोस्तों।
यह श्रेणी वाद्य यंत्रों की संरचना और बजाने की विधि के आधार पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहददेशी के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप एक बार पॉज करके लगाइए दोस्तों, मतांग मुनि। मतांग मुनि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। सही विकल्प है दोस्तों मतांग मुनि। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहददेशी के रचयिता मतांग मुनि है। यह 6ठी-8वीं शताब्दी के आसपास रचा गया एक शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथ है जो रागों के प्रत्यक्ष उल्लेख करने वाला और मार्ग संगीत को देसी लोक संगीत के अलग करने वाला एक पहला प्रमुख ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद कर लीजिए। भारतमणि द्वारा रचित सबसे प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र रचा गया है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ये इसे प्राचीन भारतीय कला, संगीत और नृत्य नाटक का विश्वकोश माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चालखोलिती शब्द का प्रयोग इतिहास किस काल में दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कॉपर एंड पत्थर, कॉपर एंड स्टोन एज को दर्शाने के लिए किया जाता है दोस्तों। सही उत्तर है दोस्तों तांबा और पत्थर का युग, कॉपर एंड स्टोन एज। चालखोलिती शब्द का प्रयोग इतिहास के तांबा और पत्थर युग में को दर्शाने के लिए किया जाता है, अर्थात यह शब्द ग्रीक शब्द खालकोस, तांबा और थिलोस से बना है। इन शब्दों की बात कर लें दोस्तों तो चालकोस का अर्थ है दोस्तों तांबे से और लिथोस का अर्थ है दोस्तों पत्थर से। और इनकी अवधि की बात कर लें तो नवपाषाण काल जो न्यूलिथिक एज थी और कंसेयुग जो ब्रोंज एज थी के बीच संक्रमण कालिक तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग आधारित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तरल पदार्थ गैस और तरल द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्रैशन और ड्रैग के नाम से जाना जाता है। यहीं हम रोलिंग की बात कर ले तो दोस्तों जो कि दोलन गति होती है, जैसे कि आप ऊपर पहाड़ी पे से ऐसे रोल होते हुए गिरते जाते हैं, उसे दोलन गति या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं दोस्तों। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जैसे कि आप एक जगह पे खड़े होते हैं तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मुख्य विकिरण तरल पदार्थ द्रव और गैस के माध्यम से चलने वाली वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल को कर्षण या द्रव घर्षण फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है दोस्तों। यह बल वस्तुओं की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जिससे गति धीमी हो जाती है। उदाहरण के लिए हवा में उड़ते हवाई जहाज या पानी में तैरती मछली पर लगने वाला प्रतिरोध इसका सही उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गलांक, यानी कि जिस अवस्था वह स्थान वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर लिक्विड या द्रव बन जाता है उसे गलांक कहा जाता है दोस्तों। कथानक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है दोस्तों। जैसे हम पानी को भी गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह तापमान जिस पर द्रव उबलकर गैस बन जाता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक उसे कहते हैं, जैसे कि हर चीज़ का पानी का हिमांक होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस। वह तापमान जिस पर द्रव जमकर ठोस बन जाता है, जैसे कि पानी से आप पानी को फ्रिज में रखते हैं और पानी जमकर फ्रिज में बर्फ़ बन जाता है, उसे ही हम हिमांक कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान जिसके ऊपर किसी गैस को केवल दबाव पड़कर द्रवित नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप इसे पॉज करके वीडियो को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है यानी कि भूप्रपट्टी जिस पे हम रहते हैं भूप्रपट्टी पे, उस पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46% पाया जाता है दोस्तों। और दूसरा तत्व है जो कि सिलिकॉन, और दूसरा सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी हुई है जिसे सियाल बोलते हैं हम दोस्तों, सियाल। और जो हमारी मेंटल होती है उसे हम
सीमा बोलते हैं दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पृथ्वी की भूपर्पटी में यानी कि सतह पर 40% 6% ऑक्सीजन, 28% सिलिकॉन, 8% एल्यूमिनियम, 6% आयरन, 4% मैग्नीशियम, 2.4% कैल्शियम और अदर 5.6% पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, द सफारीज एक्ट 2002 इज प्राइमली रिलेटेड टू द विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर्स। पर्सन सफारी अधिनियम सफारी एक्ट 2002 मुख्य रूप से किस निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य विवरण सिफारिश अधिनियम 2012 का नाम वित्तीय परिसंपत्ति की भूतिकरण या पुनर्निर्माण और सुरक्षा का हित प्रवर्तन है। सिक्योरिटी, इसकी फुल फॉर्म की बात कर ले दोस्तों तो सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यह कानून बैंक और वित्तीय संस्थान को डिफॉल्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के मामले में अदालत के हस्तक्षेप के बिना उधारकर्ता को गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने या बेचने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में खराब ऋणों की वसूली तेजी लाना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। आपने देखा होगा कि जैसे कि किसी की संपत्ति जब्त कर ली जाती है अगर उसके लोन नहीं चुकाता तो इसी एक्ट के थ्रू, ये सफारी एक्ट लाया गया था 2002 के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 में विद्रोह के दौरान कानपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नाना साहब ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप एक बार कोशिश करिए क्वेश्चन को सोल्व करनी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अभी हाल ही में काफ़ी राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं और ये उनमें से ही एक है। तो आप राज्यपाल को भी पढ़ के जाइए राज्यपाल से, और जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मलक्का जल संधि का कहाँ स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर में स्थित है मलक्का जल संधि। मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने भी क्वेश्चन भेजे हैं दोस्तों, जिन्होंने भी क्वेश्चन भेज के हेल्प करी है उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। आप चैनल को लाइक करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।